नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आप इस वीडियो में देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसके मात्रक विमा की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के आवेश वितरणों के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो के अंत में विद्युत क्षेत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र है वो आवेश के कारण से उत्पन्न होता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र या स्पेस, आकाश, जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, समझ लीजिए कि ये जैसे हमारे पास में कोई आवेश है, जैसे इस आवेश को मैं कह दूं Q, तो इस आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें यदि हम कोई दूसरा आवेश लेकर आए, यहां पर हम क्या लेकर आए, कोई दूसरा आवेश लेकर आए, तो जो दूसरा वाला आवेश है उसके ऊपर यदि कोई प्रतिकर्षण बल लग रहा है या जब आकर्षण बल लग रहा है, तो इस चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कक्षा 11 में हमने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा, और गुरुत्वीय क्षेत्र में क्या होता है, किसी द्रव्यमान के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य द्रव्यमान को लाने पर उस पर आकर्षण बल लगता है। यहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों काम कर सकते हैं। यदि दोनों ही समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और दोनों असमान प्रकृति के हैं तो इनके मध्य आकर्षण बल काम करेगा। क्लियर? बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बताती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको रिप्रेजेंट करेगी, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को, विद्युत क्षेत्र के मान को रिप्रेजेंट करती। इसको हम E से पुट करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखा जाता है, कैपिटल E से लिखा जाता है। देखिए, डेफिनेशन क्या है कि प्रति एकांक धनावेश पर, कि आपके पास में कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसको हमने क्या कहा है, विद्युत क्षेत्र का है। उसमें यदि हम कोई आवेश रखें, एकांक धनावेश रखें, तो उस एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनावेश पर, प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला आपके सामने रख देते हैं। क्या है सूत्र, देखिए, E वेक्टर इक्वल टू हाफ वेक्टर अपॉन Q वेक्टर, Q0। ये जो Q0 है इसको यदि आप 1 कर दें तो ये जो बल है वो ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर इसका जो एकदम परफेक्ट जो फॉर्मूला है, एकदम सही जो सूत्र है वो क्या है कि ये जो आवेश है Q0, ये आवेश बहुत छोटा होना चाहिए, अति अल्प होना चाहिए। ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन समझें
कि जैसे ये हमारे पास में कोई आवेश है स्मॉल q, और ये स्मॉल q के कारण से ये यहां पर उत्पन्न हो गया है विद्युत क्षेत्र। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया? विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक अन्य आवेश रख रहे हैं Q0, अन्य आवेश रखा जा रहा है Q0। तो इस Q और Q0 के बीच में यहां पर एक बल काम करेगा। ये जो बल है वो है F वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, वो इस आवेश पर लगने वाले बल तथा इस आवेश के परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो आवेश है वो बहुत छोटा होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जितना छोटा होगा, यदि ये बहुत बड़ा है तो ये इस आवेश की स्थिति में बदलाव कर देगा, और यदि इस आवेश की स्थिति में बदलाव हो गया तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो प्रति एकांक धनावेश हम लेकर चल रहे हैं वो आवेश छोटा होना चाहिए। आवेश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ताकि वो दूसरे आवेशों की स्थिति में विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना करें। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है, सही सूत्र है, वो क्या हो जाता है? E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0, F वेक्टर अपॉन Q0। ये सही फॉर्मूला हो जाता है। यहां पर देखो इस फॉर्मूले में Q0 टेंड्स टू 0 दिखा रखा है। Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि Q0 अति अल्प है, बहुत छोटा है, इसका मान 0 की ओर अग्रसर है। हालांकि 0 नहीं है, लेकिन 0 की ओर अग्रसर है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इसके मात्रक विमा की। तो देखिए क्या हो जाएंगे इसके मात्रक विमा। यहां पर हम बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो देखिए मात्रक, सबसे पहले मैं बात करूंगा मात्रक। तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया है। इसके अलावा देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, E बराबर हो F अपॉन में Q0। तो इसको मैं अक्ष से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, F इंटू अक्ष ये होता है बल गुणा विस्थापन W, और W अपॉन में Q0 को हम लिख सकते हैं विभव V। तो V अपॉन में अक्ष, इसका फॉर्मूला ये भी हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो मात्रक है वो वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाएगा। तो इसका मात्रक या क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। देखिए यहां से इसके अकॉर्डिंग भी इसका मात्रक लिखा जा सकता है जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो या इसका मात्रक और क्या हो सकता है? देखिए जूल प्रति कूलाम। देखिए फॉर्मूले मैंने आपके सामने रखे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग इनके मात्रक मैंने आपके सामने रखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह है ऐसा ही मात्रक। मैं बात करता हूं सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में, तो देखिए सीजीएस पद्धति में E का मात्रक क्या होगा? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। तो डाइन प्रति स्टेट कूलाम हो जाएगा, डाइन प्रति स्टेट कूलाम, डाइन प्रति स्टेट कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर? बात करते हैं यहां पर E की विमा की। तो E की विमा क्या होगी? E की विमा, तो देखिए E की विमा क्या होगी? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम पुट कर दें, F अपॉन में Q की विमा, F अपॉन Q की विमा। F यहां पर बल है और बल की विमा होती है M1 L1 T-2। Q यहां पर आवेश है, विमा हो जाएगी A1 T1। देन E की जो विमा है वो क्या निकल कर आएगी? M1 L1 T-3 A-1। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? E एक सदिश राशि होती है। E कैसी राशि है?
एक सदिश राशि होती है। ई सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र यदि एक सदिश राशि होती है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में। आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में। देखिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में या ऋणावेश पर लगने वाले बल की विपरीत दिशा में, या हम ये भी कह सकते हैं कि धनावेश से दूर की ओर, ऋणावेश के पास की ओर। मैं यहां पर इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो किधर होती है? धनावेश से दूर की ओर। धनावेश से दूर की ओर, दूर की ओर तथा ऋणावेश के पास की ओर, ऋणावेश के पास की ओर, ये डायरेक्शन होती है। जैसे यहां पर ये धनावेश है तो इस धनावेश के कारण से इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दूर की ओर होगा। क्लियर? इसी प्रकार से आप देखें, जैसे ये ऋणावेश है और इसकी वजह से इस बिंदु के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके पास की ओर होगा। तो धनावेश से दूर की ओर होता है, ऋणावेश के पास की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करता हूं कि विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर जो बल काम करता है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो भी मैं यहां पर ही आपके सामने ही पुट कर देता हूं, बता देते हैं। देखिए कि ये जो आवेश है उस पर लगने वाला बल, ये जैसे हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने कोई आवेश रख दिया Q, और इस आवेश Q के ऊपर लगने वाले बल की जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा पर आधारित होगी, आवेश के प्रकृति के ऊपर आधारित होगी। कैसे? समझें कि ये जैसे हमारे पास में विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो धनावेश पर, ये यदि धनावेश है तो धनावेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। दोनों क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे। धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, I बराबर QE। जबकि यदि यहां पर ऋणावेश होता, यहां पर क्या होता? माइनस में Q आवेश होता, तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, बल इस डायरेक्शन में। हालांकि परिमाण समान होता, परिमाण तो क्या है? सेम। और यदि आप इसको सदिश के रूप में लिखें तो ऐसे लिखना होगा, F वेक्टर इक्वल टू माइनस में Q E वेक्टर, इसको पुट करना होगा। क्लियर? अब देखिए कुछ और राशियां भी यहां पर हम देख लेते हैं, कुछ इन्हीं से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर देख लेते हैं। देखिए और कौन सा बिंदु है कि किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेश वितरण के कारण से या अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत ही देख लीजिए क्या है कि किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, जब हम आवेशों का निकाय लेकर हम अध्ययन करते हैं तो ये काफी यूजफुल है। क्लियर? देखें, ये जैसे हमारे पास में आवेशों का एक निकाय है, ठीक है, और इस आवेश Q1 के कारण से जैसे मैं ले लेता हूं बिंदु P1, इधर विद्युत क्षेत्र है E1,
ये मैं आवेश ले लेता हूं Q2, इसके कारण से विद्युत क्षेत्र है E2। इसी प्रकार से Q3 की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो है E3। इसी प्रकार से डॉट 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 Qn के कारण से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा En। तो जो बिंदु P है इस पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। ये हमारे पास में है कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर। अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर? अब देखिए पहले हम बात करेंगे यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पश्चात हम विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण लेंगे और उससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं फाइंड आउट करेंगे। चलिए मैं एक बार इन को यहां से हटाता हूं, फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसी काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हो, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। देखिए पहले इनको विद्युत बल रेखाएं कहा जाता था और इसको परिभाषित करने का तरीका ये था कि विद्युत क्षेत्र में आप कोई एकांक धनावेश रख दीजिए और वो एकांक धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसको हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। लेकिन ज्यादा बेटर जो डेफिनेशन है वो ये रहती है, पहली बात तो ये है कि इनको विद्युत बल रेखा कहने की बजाय विद्युत क्षेत्र रेखा कहना चाहिए, और डेफिनेशन है वो इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम यहां पर दे रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है और इस रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। तो इस काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जा रहा है। क्लियर? देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो अपनी प्रॉपर्टीज भी रखती है। अलग अलग आवेशों के निकाय के कारण से इनको अलग अलग तरीके से हम प्रदर्शित भी करते हैं। थोड़ा सा हम एक दो निकाय के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। चलिए देखेंगे यहां पर सबसे पहले कि जैसे मैं यहां पर लेकर चलता हूं धनावेश, तो धनावेश के लिए क्या होती है कि ये धनावेश के पृष्ठ से बाहर निकलती है। तो धनावेश से ये बाहर निकलती है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धनावेश से बाहर की ओर होती है। मैं यहां पर बात करता हूं ऋणावेश की, तो ऋणावेश में ये प्रवेश करती है। ऋणावेश में ये क्या करने वाली है, प्रवेश करने वाली है। तो ये जो रेखाएं हैं वो धनावेश से बाहर निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। क्लियर? बात करूं यहां पर द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की, तो विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का एक निकाय होता है। चलिए देखिए कि यहां पर ये हमारे पास में एक धनावेश है, ये हमारे पास में एक ऋणावेश है। तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस तरीके से बाहर निकलती है, किस तरीके से प्रवेश करती है वो देख लीजिए। धनावेश से बाहर निकलेगी, ऋणावेश में प्रवेश करेगी और यहां से बाहर जो विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है वो इसमें जाकर प्रवेश कर रही है। ऐसे इस तरीके से धनावेश से बाहर निकल रही है और ऋणावेश में प्रवेश कर रही है। क्लियर? यहां पर ध्यान देंगे, ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया है। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। दो आवेशों का निकाय है जिनका परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है। एक पर प्लस क्यू तो यह है, दूसरा माइनस क्यू, और दोनों कुछ दूरी पर जब उपस्थित होते हैं तो इस आवेश के निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से खींची जाएगी, धनावेश से ये बाहर निकलेगी और ऋणावेश में प्रवेश करेगी। क्लियर? मैं बात करूं यदि दोनों ही आवेश समान प्रकृति के होते तो क्या होता। दोनों ही आवेश यदि जैसे मान लीजिए कि धनावेश हैं, दोनों ही आवेश कैसे हैं, धनावेश हैं, या दोनों ही आवेश ऋणावेश हैं, दोनों ही धनात्मक
या दोनों ही ऋणात्मक प्रकृति के हैं तब यहां से आप ध्यान देंगे यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो धनावेश से बाहर निकलनी चाहिए, जानते भी हैं हम। लेकिन यहां वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, ऐसे इस तरीके से होने वाली है। ऐसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी और दोनों आवेशों के मध्य में एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, अर्थात कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा उस जगह पर नहीं होगी। उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ये जो एन मैंने यहां पर दिखाया है इसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, उदासीन बिंदु कहलाता है। क्लियर? तो ये मैंने कुछ आवेशों के निकाय आपको दिखाए हैं और उनसे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सामने रखी है। अब यहां पर मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की बात करता हूं। महत्वपूर्ण गुण एक एक करके सभी गुण यहां पर हम देख लेते हैं। पहला जो गुण है कि ये काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक और खुले वक्र के रूप में होती है। काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक और खुले वक्र के रूप में होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम आगे पढ़ेंगे या आपने कक्षा 12 में पढ़ी होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है, जबकि ये खुले वक्र के रूप में होती है। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पर इस बिंदु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। स्पर्श रेखा किसको बताएगी? ई की दिशा को इंगित करेगी, ई की दिशा को बताएगी। क्लियर? फिर बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। हमारे पास में ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे एक फील्ड लाइंस ऐसे है, दूसरी फील्ड लाइन ऐसे हैं, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस पर खींची गई ऐसे, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो जाएगी। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं कि ये यकायक नहीं टूट सकती, अचानक नहीं टूट सकती। कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अचानक यकायक नहीं टूट सकती, क्योंकि टूटे हुए भाग के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यकायक नहीं टूट सकती। ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं धनावेश से प्रारंभ हो रही है और अनंत पर जाकर खत्म हो रही है, या अनंत से चलने वाली ऋणावेश पर खत्म हो रही है। तो ये धनावेश से स्टार्ट होगी और ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है? देखिए जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा। चलिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। यहां पर भी आप देख सकते थे, जैसे ये मेरे पास में धनावेश है और जैसे जैसे हम इससे दूर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है वो घटती जाएगी। यहां पर इनकी संख्या ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र भी अधिक, यहां पर इनकी संख्या कम तो विद्युत क्षेत्र भी कम होगा। क्लियर?
अगली प्रॉपर्टी देखें कि एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी सेम होती है। ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र है Ex और इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र है Ey, तो ये दोनों बराबर होंगे। Ey और Ex दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। कि एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के समांतर होगी, साथ में उन पर उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम होने वाली है। क्लियर? और देखिए असमान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, ये जैसे हमारे पास में है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। क्लियर? तो यहां पर ये समांतर नहीं है, ये समांतर नहीं है, और समांतर नहीं है तो यहां पर देखो इनकी डेंसिटी अधिक, इनकी डेंसिटी यहां पर कम, तो Ex ग्रेटर देन Ey होगा, Ex ग्रेटर देन Ey। क्लियर? एक चीज और यहां से मैं स्पष्ट कर देता हूं, आवेश के परिमाण का भी यहां से हम पता लगा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में धनावेश है और ये हमारे पास में कोई ऋणावेश है, तो ये फील्ड लाइंस है, जैसे ऐसे आकर यहां पर ये ऐसे हमने इनको दिखाया है। तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं काफी कम है, कम प्रवेश कर रही है, यहां पर इनकी संख्या काफी अधिक है। तो ये जो आवेश है इसको मैं कह दूं QA, इसको मैं कह दूं QB, तो QA का जो परिमाण है वो QB के परिमाण से काफी अधिक होगा। ठीक है, इनको देखकर ही आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपटीशन के लेवल की मैंने प्रॉपर्टी बताई है और आपको यहां पर इनको समझना भी चाहिए। इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टी आप और भी देखें कि चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होती, चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होती। ये हमारे पास में जैसे कोई चालक है तो, और इसको हमने धनावेश दे रखा है, ये पृष्ठ के ऊपर ही मौजूद हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसके पृष्ठ से ही स्टार्ट होने वाली है। कहां से स्टार्ट होने वाली है? पृष्ठ से ही स्टार्ट होने वाली है। जैसे ये ऋणावेश है तो यहां से ये ऐसे है, ये ऋणावेश है तो ये इस तरीके से होगी, ऐसे। क्लियर? ऐसे ऐसे होने वाली है। तो चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होती, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए कि चालक के पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा या अंदर प्रवेश करने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो चालक के पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी। अब देखिए जो एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें भी कुछ स्थितियां हमें दे रखी है और ये पूछा गया है कि क्या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन संभव है या नहीं है। एक तो यहां पर देखें, एक डायग्राम इस तरीके से दे रखा है, ऐसे यहां से कुछ फील्ड लाइंस इस तरीके से खींची हुई है, ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई है। तो क्या विद्यार्थियों ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। तो देखो धनावेश से बाहर तो निकल सकती है, ये वाली तो पॉसिबल है, लेकिन यहां से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये धनावेश में प्रवेश कर रही है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर नहीं निकलती है, प्रवेश नहीं करती। क्लियर? स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और भी स्थितियां, जैसे ये हमारे पास में कोई चालक है, ठीक है, और यहां से ये मैंने यहां पर इस पर कुछ धनावेश दिखाया है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो क्या ये संभव है? तो विद्यार्थी ये भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हमने लिया है चालक। क्या लिया है?
चालक, तो चालक के पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो केवल और केवल 90 डिग्री के एंगल पर बाहर निकलेगी। यहां पर एंगल कम दिख रहा है, यहां पर भी एंगल आपको कम दिख रहा होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये सही नहीं है। क्लियर, स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर देखिए यहां पर ऋणावेश होता तो ये इसके अंदर ही प्रवेश करती, इसके अंदर प्रवेश करनी चाहिए और 90 डिग्री के एंगल पर प्रवेश करनी चाहिए। क्लियर। और देखो कई जगह पर ऐसा भी दिया जाता है कि ये जैसे हमारे पास में एक धनावेश है, ये हमारे पास में एक ऋणावेश है और यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, इसमें प्रवेश कर रही है। ऐसे प्रवेश करते करते कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं कि भाई ऐसा कोई लूप बन जाए, ऐसा क्लोज लूप में नहीं होती, या जैसे ऐसे दिखा दे कि ये यहां से ऐसे करके ऐसे दिखा दे ऐसे, तो ऐसे भी विद्युत क्षेत्र रेखा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। या जैसे ऐसे दिखा दें ऐसे, ये चालक के अंदर भी पॉसिबल नहीं है, चालक के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, क्लोज लूप में भी नहीं हो सकती, चालक के अंदर भी नहीं हो सकती। तो ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ स्थितियां आपके सामने रखी है। यदि दो समान रूप से आवेशित चालक प्लेटें हैं तो उनके जरिए मैं एक के ऊपर धनावेश है और दूसरे पर उतने ही परिमाण का ऋणावेश है, तो उनसे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हम विभिन्न आवेश वितरण के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर देखेंगे, उनकी विभिन्न स्थितियों की चर्चा यहां पर हम करेंगे। विभिन्न आवेश वितरणों के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम अलग अलग आवेश वितरण यहां पर लेकर चलेंगे और उनके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या होती है, पहली में स्थिति लेकर चल रहा हूं यहां पर बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश की वजह से मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर देखने वाले हैं। ये हमारे पास में कोई बिंदु आवेश है Q, ठीक है, और यहां से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए तो देखिए इसमें मैं इसका जो सीधा जो वैल्यू है मैं आपके सामने रख देता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती E = KQ/r², जहां ये जो K आप देख रहे हैं वो होता 1/4πε0। ये जो आवेश है वो अभिष्ट बिंदु से निर्वात में रखा हुआ है, उनके बीच में कोई माध्यम नहीं भरा हुआ है। क्लियर। देखो आया कैसे, इसके लिए आप क्या करते हैं, यहां पर एक आवेश Q0 कंसीडर कर लेते, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो जाता है, Q0/r²। ये हमने लिखा है कूलाम के नियम से। विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है F/Q, मैं यहां पर परिमाण ही लिख देता हूं Q0, तो यहां से 1/Q0, F की जो वैल्यू है वो है KQ/r², तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, KQ/r² आ जाएगा। यही मैंने यहां पर पुट किया है और आपको भी यही आप ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट बैठा कर रखना है। क्या है, ये है KQ/r²। अब यहां पर आप देखें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि मैं यहां पर ग्राफ खींचूं E और R के बीच में, तब ऐसा ग्राफ आएगा, इसमें जो झुकाव है वो काफी ज्यादा आने वाला है। ठीक है, देखिए यदि यहां पर आपको ग्राफ खींचना पड़े E और 1/r² के बीच में, देन ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि 1/r² तो E के समानुपाती होता है। क्लियर। अब मैं यहां पर बिंदु आवेश के पश्चात रेखीय आवेश लेता हूं कि आवेश किसी रेखा पर विद्यमान हो, तार पर विद्यमान हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। उसमें विभिन्न स्थितियां भी यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं।
यहां से इनको एक बार मैं हटा देता हूं। तो बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है KQ में R²। इसे आप अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लीजिए क्योंकि ये बार बार यूज में आने वाली है। E = KQ में R²। सेकंड जो स्थिति है वो हमारे पास में है रेखीय आवेश, और रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी। ये हमारे पास में जैसे कोई आप तार ले सकते हैं, रेखीय रूप से आवेश ले सकते हैं, इसके ऊपर आवेश विद्यमान है। ये जैसे मैंने धनावेश यहां पर दिखाया है, एक रेखीय आवेश है। इसके किसी बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हम बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर हम यह लेकर चल रहे हैं कि इसके ऊपर वाले सिरे और इस नीचे वाले सिरे के द्वारा ये जो एंगल बने हुए हैं इनको हम नाम दे देते हैं। ऊपर वाला जो एंगल है इसको अल्फा, तो इसको बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहां पर एक्स एक्सिस दिशा में भी क्रिएट होगी और वाई एक्सिस दिशा में भी उत्पन्न होने वाली है। तो देखिए यहां से ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस दिशा, और इस दिशा में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EX और वाई एक्सिस दिशा में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EY। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा EX की। तो EX बराबर होता है K2 लैम्बडा। तो 2K लैम्बडा, यहां से पहले मैं यहां पर अनंत लंबाई का नहीं ले रहा, व्यापक सूत्र आपके सामने पुट कर रहा हूं। तो K लैम्बडा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन R। ये जो आप लैम्बडा देख रहे हैं ये है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश। ये हमने वैसे लास्ट वीडियो में भी इसकी चर्चा कर ली थी। आवेश बट्टे में लंबाई होती है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, जिसको हम लैम्बडा से पुट कर रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व होता है। ये तो इसका व्यापक सूत्र हो गया एक्स एक्सिस दिशा में। बात करता हूं मैं वाई एक्सिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो K लैम्बडा अपॉन R cos बीटा माइनस cos अल्फा, ये इनके सूत्र हैं। इनकी व्युत्पत्ति यहां पर हम नहीं देख रहे हैं, मैंने केवल और केवल इनके सीधे फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं। क्लियर। एक परिमित लंबाई का रेखीय आवेश है और बिंदु P से इनके जो रेखीय आवेश है उनके सिरों पर बने जो एंगल हैं वो अल्फा और बीटा है। तब एक्स एक्सिस दिशा में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K लैम्बडा अपॉन R इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वाई एक्सिस दिशा में या तार की लंबाई के अनुदिश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी K लैम्बडा अपॉन R इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। क्लियर। अब यहां पर हम विभिन्न स्थितियों की चर्चा करेंगे कि अलग अलग स्थितियों के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही लेकर चलें कि बिंदु P इस रेखीय आवेश के लंब अर्धक पर मौजूद हो। बिंदु P कहां मौजूद हो? रेखीय आवेश के लंब अर्धक पर मौजूद हो। बिंदु P रेखीय आवेश के लंब अर्धक पर स्थित हो। लंब अर्धक पर स्थित होने का मतलब क्या है? यह हमारे पास में रेखीय आवेश है, इसे समझ लीजिए आप अच्छे से। लंब अर्धक पर होने का मतलब है कि यहां से पॉइंट O, ये P, ये डिस्टेंस R, ये O से इस सिरे की दूरी और O से इस सिरे की दूरी बराबर होगी। ठीक है, और ये यहां से 90 डिग्री के एंगल पर, या आप ये भी कह दीजिए कि ये जो एंगल हम यहां पर लेकर चलते हैं दोनों ही एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, दोनों ही एंगल बराबर होंगे। तो यहां पर अल्फा और बीटा दोनों ही क्या है? बराबर। और अल्फा और बीटा जब बराबर होगा तो यहां से इस फॉर्मूले से देखो
अक्ष दिशा में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, 2k लैम्बडा साइन अल्फा अपॉन में r। देखो यहां से साइन अल्फा और ये भी साइन अल्फा, तो 2 साइन अल्फा, तो 2 यहां पर मल्टीपल में आ जाएगा, EX ये आ जाएगा। क्लियर। y दिशा में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि अल्फा और बीटा सेम है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। EY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो ये तो स्थिति हो गई जब बिंदु P रेखीय आवेश के लंब अर्धक पर मौजूद हो, दोनों एंगल ही सेम बन रहे हो। ठीक है। अगली स्थिति क्या है कि यदि तार अनंत लंबाई का हो, तार कैसा हो, अनंत लंबाई का हो, तब चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अगली जो हमारी स्थिति है अनंत लंबाई के तार के कारण से, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारे पास में जो तार है, आवेशित चालक तार है, इसकी लंबाई कितनी है, अनंत। इधर भी कितनी है, अनंत। और यहां पर कुछ दूरी पर ये पॉइंट P है। क्लियर। तो यहां से जब एंगल बनेगा तो देखो यहां से जो एंगल है वो तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर ये रेखा क्या हो जाएगी, बिल्कुल लगभग सीधी हो जाएगी, ये भी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये जो एंगल है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री के समथिंग हो जाएंगे। तार की लंबाई जब L है वो अनंत है तो अल्फा और बीटा लगभग कितने हो जाएंगे, 90। और अल्फा और बीटा जब 90 हो जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, अक्ष दिशा में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है k लैम्बडा अपॉन में r साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो EX बराबर हो जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन में r हो जाएगा। और y दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 रहेगा। क्लियर। यहां से आप देख सकते हैं अल्फा बीटा दोनों ही 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू फिर से 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2k लैम्बडा अपॉन में r हो जाएगा। यहां पर अल्फा और बीटा दोनों ही 90 है तो cos 90 0, cos 90 फिर से 0, टोटल वैल्यू 0। क्लियर। यदि ऐसा हो अनंत लंबाई के तार के एक सिरे पर, तार की लंबाई कितनी है, अनंत, और उसके एक सिरे पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, चलिए देख लेते हैं। कंडीशन में आपके सामने रख देता हूं। अनंत लंबाई तार के एक सिरे के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के तार के एक सिरे के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो यहां पर जब अनंत लंबाई का तार हो जाएगा तो ये देखो अल्फा तो कितना हो जाएगा, अल्फा तो इसी डायरेक्शन में, अल्फा तो हो गया 0 और बीटा कितना है π/2। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। बीटा तो कितना है 90 डिग्री, अल्फा कितना है 0, क्योंकि ये अनंत लंबा है लेकिन इसके एक सिरे के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। ठीक है। चलिए तो अक्ष दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है EX ये कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया, साइन 90 ये 1 हो गया, k लैम्बडा अपॉन में r आ गया। EX की वैल्यू कितनी आ गई, k लैम्बडा अपॉन में r। तो ये तो होगा इस डायरेक्शन में E अक्ष। ठीक है। फिर EY क्या होगा, cos बीटा ये π/2, cos बीटा ये π/2। ठीक है। और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो -1 यहां से निकल कर आएगा। तो इसका जो परिमाण है ये भी k लैम्बडा अपॉन में r आ रहा है। ये माइनस में जो वैल्यू आ रही है वो ये बता रही है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर रहेगी। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, नीचे की ओर रहेगी। तो ऐसे EX होगा, ऐसे EY होगा। हालांकि दोनों का ही परिमाण क्या है, सेम है। EX का परिमाण और EY का परिमाण दोनों ही क्या है, सेम है। डायरेक्शन एक दूसरे के लंबवत है। चलिए इनकी टोटल वैल्यू भी मैं आपके सामने यहां पर बता देता हूं।
कैसे ज्ञात करेंगे? ये है टोटल नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? ई नेट बराबर ये आपके पास में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा का रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये भी E अक्स का, तो इस ये भी EX, तो 2EX स्क्वायर 2EX स्क्वायर cos 90, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी cos 90 की वैल्यू 0, तो EX स्क्वायर प्लस EX स्क्वायर 2EX स्क्वायर, तो अंडररूट में 2EX हो जाएगा। तो E जो नेट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अंडररूट में 2 के लैम्बडा अपॉन में R के बराबर होगी। अंडररूट में 2 के लैम्बडा बट्टे में स्मॉल r के इक्वल होने वाली है। तो ये हमने कुछ कंडीशंस आपके सामने रखी है और मुझे उम्मीद है ये जो सारी कंडीशंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ कंडीशंस और देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि यहां पर हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में रेखीय आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए ध्यान देंगे आप यहां पर E और R के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे उसमें देखो ढाल इसमें थोड़ा इस तरीके से होगा। क्लियर? उसमें ऐसा था, ऐसे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ऐसे, उसमें ज्यादा बेंड होगा, इसको क्रॉस भी करेगा, इसमें बेंड थोड़ा कम रहेगा। क्लियर? ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। और ऐसे इस तार की वजह से देखो इस कोने के ऊपर इधर होगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंडररूट में 2 के लैम्बडा अपॉन में R के इक्वल। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ कंडीशंस है आपके सामने पुट कर देता हूं, एक एक करके अलग रेखीय आवेश से संबंधित ही है। कुछ कंडीशंस हम यहां पर ले लेते हैं। आप ये जो फॉर्मूले मैंने अभी बताए हैं इन्हीं का ही प्रयोग करेंगे, समझेंगे भी। जैसे हमारे पास में यहां पर इस तरीके से आवेश विद्यमान है, एक कंडीशन हमने पहली कंडीशन ये ले ली है। दूसरी कंडीशन में मैं यहां पर बात करूंगा ऐसे कोई आवेश वितरित है, इस तरीके से। फिर हम जो वर्तीय चाप है उस पर मौजूद आवेश के कारण से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं यहां पर हम देखेंगे, समझेंगे। चलिए पहले एक बार देख लीजिए, इसकी वजह से यहां पर जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। वैसे तो ये कंडीशन हमने देख ली है, ये कोण थीटा और थीटा यदि सेम हो और परिमित लंबाई का रेखीय आवेश हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा दूर की ओर और ये होगा 2 के लैम्बडा साइन थीटा बट्टे में स्मॉल r। विद्यार्थी यदि यहां वाला एंगल थीटा आपको न देकर यहां वाला एंगल दे देना थीटा, तब ये फॉर्मूला है ना, इस कंडीशन में E बराबर हो जाएगा 2 के लैम्बडा कोस थीटा अपॉन में r। 2 के लैम्बडा कोस थीटा अपॉन में r हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान दें, यहां से ये वाली डिस्टेंस r है, ये वाली डिस्टेंस r है, इस पॉइंट पर ये वाली डिस्टेंस भी r है। तो देखिए इस वजह से इसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री, या ये भी 45 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, तो ये एंगल हो जाएगा यहां से 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान देंगे 45 डिग्री का एंगल है, तब बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2।
तो देखो इसकी वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इधर, इसकी वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल और केवल इसकी वजह से बचेगा। और इसकी वजह से कितना बचेगा, 2k लैम्बडा बट्टे में r साइन 45। साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बट्टे में अंडरूट 2, तो e का मान आ गया अंडरूट में 2k लैम्बडा बट्टे में स्मॉल r, ये आ चुका है। अब देखिए वर्ताकार चाप के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास में एक वर्ताकार भाग है और इस वर्ताकार भाग के कारण से इतने से भाग के ऊपर यहां से लेकर यहां पर धनावेश है, ऐसे धनावेश है, समझो। और इस पॉइंट के ऊपर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र यहां से 45, यहां से भी 45, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा अंडरूट में 2k लैम्बडा अपोन में स्मॉल r होने वाला है। ये जो लैम्बडा है वो रेखीय आवेश वितरित है, उसका रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। तो E बराबर क्या है, अंडरूट में 2k लैम्बडा अपोन में स्मॉल r, इस डायरेक्शन में होने वाला है। फिर मैं बात करूं यहां से यहां तक आवेश वितरित है, यहां से यहां तक आवेश वितरित है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए समझें आप कि यहां से यहां तक जो विद्युत क्षेत्र था वो ये था, यहां से यहां तक जो विद्युत क्षेत्र है वो ये भी है। अब दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इनका परिणामी निकाल लो, ये E1 है, ये E2 है, और E1 और E2 दोनों का परिमाण समान है और वैल्यू है अंडरूट में 2k लैम्बडा अपोन में स्मॉल r। क्लियर, निकालो इनका परिणामी, क्या हो जाएगा इनका परिणामी। देखिए इनका परिणामी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 को E1 E2 कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का रूट रह जाएगा। ये दोनों भी सेम है तो अंडरूट में 2 E1 आ जाएगा। अंडरूट में 2 E1 की वैल्यू कितनी है, अंडरूट में 2k लैम्बडा बट्टे में स्मॉल r, तो E का जो मान है वो 2k लैम्बडा बट्टे में स्मॉल r आ जाएगा, ये आ जाएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2k लैम्बडा बट्टे में स्मॉल r, 2k लैम्बडा बट्टे में स्मॉल r रह जाएगी। क्लियर। देखिए हम इसमें एक और स्थिति यहां पर हम ले लेते हैं, बिल्कुल वर्ताकार भाग भी लेकर चलने वाले हैं हम। यहां पर हम बात करेंगे कि आवेश वितरण यहां से लेकर यहां तक विद्यमान हो, आवेश यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक वितरित हो, इतना भाग छोड़ दिया हमने। तो देखो ध्यान देना, बोर्ड पर फोकस करें। ऐसी विभिन्न स्थितियों में आप कैसे परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो देखिए इसकी वजह से इस वाले भाग के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा इधर, ठीक है, और उसका जो मान है वो ये पड़ा, इसको मैं कह दूं ई डैश, जो कि अंडरूट में 2k लैम्बडा अपोन में r। इस वाले भाग की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा इधर, ये भी ई डैश के ई डबल डैश कह दूं, तो इन दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत। अब ये वाला भाग बचा है, इस वाले भाग की वजह से इधर, हालांकि इनका इसका तीनों का परिणामी सेम होगा, लेकिन ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये वाला भाग बचेगा। और इस वाले भाग की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है, अंडरूट में 2k लैम्बडा अपोन में स्मॉल r होता है। तो ये आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंडरूट 2k लैम्बडा अपोन स्मॉल r। क्लियर। तो ये हमने कुछ परिस्थितियां यहां पर समझी है। यदि ये पूरे लूप पर होता, आवेश क्या होता, पूरे लूप पर होता,
तब बिंदु P पर इसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होती। कितनी होती? 0 होती। क्लियर? चलिए मैं यहां से एक और स्थिति आपके सामने रख देता हूं। ये विभिन्न स्थितियां हम देख रहे हैं और विद्यार्थी थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ में ही चल रहे होंगे, अच्छे से चीजें समझ रहे होंगे, पकड़ रहे होंगे एक एक करके। चलिए यहां पर जो आवेश वितरण है वो ऐसे है। चलिए ध्यान देंगे, इस तरीके से यदि आवेश वितरण है ऐसे, ठीक है, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? चलिए देखेंगे। केवल इतने से भाग के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा इधर, इसको मैं कह दूं ई डैश, और ई डैश की जो वैल्यू है वो है अंडर में 2k लैम्बडा अपॉन में स्मॉल r, वो पड़ी इतने से भाग की वजह से। फिर इतने से भाग की वजह से यहां से लेकर यहां की वजह से इधर होगा, इसको मैं ई डबल डैश कह दूं। हालांकि ई डैश और ई डबल डैश दोनों का परिमाण क्या है? बराबर, ठीक है। और इन दोनों के कारण से, इन दोनों की वजह से इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E, जो कि अभी मैंने आपको बताया यहां से लेकर यहां तक का जो लूप है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r ये पड़ी, ठीक है। अब इतने भाग की वजह से तो आ गई, इसको मैं हटा देता हूं, इन दोनों का परिणामी ये आ गया। अब इसकी वजह से और इसकी वजह से इस सिरे पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखने जा रहे हैं, और वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमने एक की वजह से, एक ये है, ये वाली डिस्टेंस r है, एक सीधे तार के कारण से इसके एक कोने पर, तो उसकी वजह से जो हमने अभी निकाली, हमने पहली जो रेखीय आवेश था उसमें मैंने कंडीशन बताकर आपको समझाया था। देखो ऐसे बताया था, ऐसे ये आपके पास में आवेश वितरित है और यहां से इसके एक सिरे के ऊपर, इसके एक सिरे के ऊपर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो x एक्सिस दिशा में Ex, y एक्सिस दिशा में माइनस में होगा Ey, और परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मैंने आपको बताई कितनी? Ex और Ey दोनों की वैल्यू सेम होती है, और यहां पर इसका जो परिणामी मान होता है वो 2k लैम्बडा अपॉन में स्मॉल r बताया था, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इसको क्लियर करें। अंडर में 2k लैम्बडा अपॉन r, अंडर में 2k लैम्बडा अपॉन r। तो देखिए, तो यहां पर हम देखना चाह रहे हैं इसकी जो लंबाई है वो परिमित लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो क्या होगी? परिमित लंबाई है। तो इसकी वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और इसकी वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, फिर इनका परिणामी वो इससे कट जाएगा, और यहां पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 0 आने वाली है। वैसे तो इसकी परिमित लंबाई लेकर हम चल रहे हैं, तो परिमित लंबाई हम लेकर चलेंगे तो फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? थोड़े से चेंज। पर इस स्थिति के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आने वाली है? 0 प्राप्त होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है, हालांकि देखिए नीट तक इतने जटिल तो नहीं पूछे जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कैसे ये होते हैं वो क्लियर करके रखना है। हालांकि इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो इतने इन पर बेस्ड तो नहीं होंगे, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब पेपर जटिल बनता है तब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था रेखीय आवेश। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि यदि आवेश किसी वर्ताकार लूप पर मौजूद हो और उसकी किसी अक्ष के ऊपर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। एक बार मैं इन सबको यहां से हटाता हूं, फिर हम लेंगे वर्ताकार
लूप के कारण से, वर्ताकार लूप पर मौजूद आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर हम ले लेते हैं आवेशित वर्ताकार वलय, आवेशित वर्ताकार वलय, इसको हम छल्ला भी कहते हैं, इसे छल्ला भी कहा जाता है। तो वर्ताकार छल्ले या वलय के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, देखिए ये जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है उसमें एग्जाम्पल है, ये यहां पर हमारे पास में एक वर्ताकार छल्ला है जो कि हमने बोर्ड के तल के लंबवत दिखाया है। इसके केंद्र O से स्मॉल अक्ष दूरी एक पॉइंट P स्थित है। इस छल्ले की जो रेडियस है वो कैपिटल R है और इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है K Q अक्ष अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस R स्क्वायर घात 3/2। देखें E बराबर K Q अक्ष अपॉन है अक्ष स्क्वायर प्लस R स्क्वायर घात 3/2। ये Q है इस पूरी वलय पर उपस्थित आवेश है। यह ऐसे है, ये वर्ताकार वलय है ऐसे, और इसके केंद्र से यहां पर इस स्थान पर एक पॉइंट P स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देन यहां से देखिए कैसे, ये वैल्यू तो ये आ गई है हमारे पास में। अब इसमें हम विभिन्न स्थितियां देख लेते हैं। पहली स्थिति देखें, केंद्र पर, वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र के ऊपर क्या हो जाएगा, वलय के केंद्र पर अक्ष बराबर 0। वलय के केंद्र पर अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अक्ष का मान जब 0 हो जाएगा तो E का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वलय के केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी, 0 होगी। क्लियर। फिर देखें कि जब अक्ष बहुत बड़ा हो, अक्ष क्या हो, R की तुलना में काफी बड़ा हो, अक्ष वेरी वेरी ग्रेटर देन R की तुलना में अक्ष जब काफी बड़ा होता है तो यहां से हम R स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो देखिए E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, K Q अक्ष बट्टे में R को तो हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया तो अक्ष स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, अक्ष क्यूब आ जाएगा। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये K Q बट्टे में अक्ष स्क्वायर, K Q बाई अक्ष स्क्वायर आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जब अक्ष का मान अनंत लें, अक्ष का मान कितना लें, अनंत दूरी पर, अक्ष बराबर अनंत, R की तुलना में अक्ष का मान जब अनंत होगा, अनंत पर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, केंद्र पर भी 0 है, अनंत पर भी 0 है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि वहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है, और वो जो स्थिति है वो है अक्ष बराबर प्लस माइनस R बट्टे में √2 पर, अक्ष बराबर R बट्टा √2 या अक्ष बराबर माइनस R बट्टा √2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो मान कितना होगा, चलिए मान देख लेते हैं। E बराबर K Q, अक्ष का मान आपके पास में है R बट्टे में √2, R बट्टे में तो R स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस R स्क्वायर की घात 3/2 K Q R बट्टे में √2, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, R की घात 3 निकल जाएगी। देखो चलिए मैं एक बार पूरा ही बताता हूं आपको, 3/2 की घात भी कितनी है, क्योंकि यहां पर आधा और एक कितना हो जाए 3/2, इसकी घात भी है 3/2, R स्क्वायर की घात भी 3/2 तो R क्यूब आ गया। तो यहां से देखें क्या निकल कर आ रहा है, K Q, R से एक R तो कट जाएगा तो R का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और यहां से
r की घात यहां पर है, ये देखो 2 की घात आधी तो कट जाएगी, आधा बच जाएगा, तो यहां से 2 ऊपर चला गया। 3 की घात है 3/2, तो 3√3, 3√3। एक बार देख लीजिए, (3√3). हालांकि एकदम सही नहीं आया है, अभी भी कुछ छोटी मोटी त्रुटि है, क्योंकि इस स्थिति में Q अपॉन, चलिए ये जो K की वैल्यू पुट करेंगे तब थोड़ी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो K की वैल्यू जब हम पुट करें तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर। तो ये है वर्तीय वलय, आवेशित वर्तीय वलय और उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लेकर चलेंगे एक बेलन, और बेलन के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हम देखने वाले हैं। बेलन के बाहर, पृष्ठ पर, अंदर समावेशित बेलन, और बेलन भी हम 2 तरीके के लेकर चलेंगे, एक चालक बेलन और एक कुचालक। समावेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समावेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समावेशित बेलन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, चले देखिए। ये हमारे पास में एक बेलन है, ऐसे दोनों तरीके के बेलन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये इसकी अक्ष है, ऐसे है, और जैसे ये कोई चालक बेलन है, कैसा बेलन है, चालक, तो चालक बेलन के पृष्ठ के ऊपर ही आवेश विद्यमान रहेगा, ये मैंने इधर इस तरीके से दिखा दिया है, ठीक है, और इसके कारण से इसकी अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बेलन के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें बिंदु P पर ज्ञात करनी है। इसका रेखीय आवेश घनत्व हम क्या लेकर चल रहे हैं, लैम्बडा। लैम्बडा क्या चीज है, रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है, क्लियर। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है K 2 लैम्बडा अपॉन में स्मॉल r, K 2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल r के बराबर होती है, ठीक है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल r e बराबर क्या आ जाएगा, लैम्बडा बट्टे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगा हमारे पास में, क्लियर। तो ये तो आ गया इस बिंदु P पर, इसके बाहर। फिर मैं बात करता हूं पृष्ठ पर। अभी जो वर्ताकार वलय में आपको बता रहा था उसके कारण से ग्राफ मैंने नहीं खींचा था, चलिए ग्राफ भी मैं आपको एक बार मुझे अभी याद आया है। यहां से इधर और इधर दोनों तरफ यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और R के बीच में ग्राफ खींचूं तो जो ग्राफ है वो इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। अधिकतम मान कहां पर होता है, जब आप अक्ष का मान, ये आप अक्ष ले रहे हैं, इधर क्या ले रहे हैं, अक्ष, अक्ष बराबर प्लस में r बट्टे में √2 लेते हैं, इधर भी इसकी वैल्यू ऐसे ही रहती है, ठीक है। अधिकतम मान किधर रहेगा, अक्ष बराबर माइनस में r बट्टे में √2 पर, या प्लस में r बट्टा √2 ले लो या माइनस में r बट्टा √2 ले लो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। केंद्र पर 0 रहेगी, मतलब इससे इधर चलेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, r बट्टा √2 दूरी पर चलेंगे तो उसकी वैल्यू अधिकतम हो जाएगी, फिर वापस डिक्रीज हो जाएगी अनंत पर 0। इस तरफ चलेंगे तो भी यही होने वाला है, क्लियर। चलिए इसको हटाते हैं, वापस उसी टॉपिक पर लौटते हैं। अब देखिए इस बेलन के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई हमारे पास में 2 के लैम्बडा अपॉन r। बात करते हैं इसके
पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो देखिए इस बेलन की जो रेडियस है वो मैं कैपिटल आर लेकर चलूं तो स्मॉल आर और कैपिटल आर पृष्ठ के ऊपर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 2k लैम्बडा बट्टे में कैपिटल आर आ जाएगा। 2k लैम्बडा बट्टे में कैपिटल आर। क्लियर? फिर मैं बात करूं यहां पर बेलन के अंदर, तो बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सदैव चालक बेलन है और चालक बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0। ये चालक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? इसके लिए यदि हम ग्राफ खींचें तो देखो कैसा ग्राफ आएगा। एक तरफ मैं ले रहा हूं E, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं R। इसके केंद्र से यहां से हम चले यहां तक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। फिर जैसे ही स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होता है इसके पृष्ठ के ऊपर मान आ जाएगा इस तरीके से। बाहर R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। मैं यहां पर अब की बार जो बेलन ले रहा हूं वो यहां पर ले लेता हूं मैं कुचालक बेलन। बेलन कैसा ले लिया हमने? कुचालक। उसको एक समान रूप से आवेशित किया और जब कुचालक बेलन आप लेकर चलते हैं तो अंदर भी आवेश एक समान रूप से विद्यमान होगा। क्लियर? और जब अंदर भी आवेश एक समान रूप से विद्यमान होगा तब उसके बाहर जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक बेलन की भांति होगी। उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। K2 लैम्बडा अपोन में स्मॉल r ही आएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्बडा अपोन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर? बेलन के पृष्ठ पर भी उसी टाइप का ही रहेगा 2k लैम्बडा बट्टे में कैपिटल R, लेकिन अंदर वाली वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। जब आप कुचालक बेलन लेते हैं तो यहां पर वैल्यू आएगी 2k लैम्बडा इंटू आर बट्टे में कैपिटल R स्क्वायर। ये सूत्र आएगा, ये आप देख लें 2k लैम्बडा अपॉन R स्क्वायर इंटू स्मॉल r। और यहां पर E और स्मॉल r है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इट मीन्स कुचालक बेलन के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य नहीं होता, वो दूरी के समानुपाती होता है। केंद्र पर तो 0 हो जाएगा, यहां पर भी केंद्र पर तो कितना होगा? 0। लेकिन जैसे जैसे आप इसके पृष्ठ की ओर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये अंदर की बात है। तो यहां से यहां तक जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा। देखो यदि आप कुचालक बेलन लेते हैं तो ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसे फिर ऐसे। चालक बेलन लेते हैं तो ऐसे ऐसे। दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। क्लियर? तो ये था समावेशित बेलन और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। यहां पर मैं बात करूंगा गोला, और गोले में भी हम चालक गोला और कुचालक गोला दोनों लेकर चलेंगे। एक बार इन सबको यहां से मैं हटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे बेलन के बारे में, सॉरी गोले के बारे में। अब यहां पर हम लेकर चलेंगे समावेशित गोला, और समावेशित गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम चालक गोला लेकर चलेंगे। तो देखिए आवेशित चालक गोला, समावेशित चालक गोला। देखिए चालक गोला हो सकता है यहां पर, इसके स्थान पर गोलीय खोल आपको मिल सकता है। गोलीय खोल और चालक गोले के लिए सेम होगा। इसकी जगह गोलीय कोस भी मिल सकता है। कोस कह दीजिए, खोल कह दीजिए, ठीक है। ये खोखला गोला एक ही बात है, ठीक है। उसको आवेश दिया गया है, कैसा है? समावेशित है। और समावेशित चालक गोले के कारण से उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम कहां देखेंगे? गोले के बाहर। तो E बाहर तो कितना हो जाएगा?
के क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर, के क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर। जो बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार से ही एक गोलीय कोष, खोखले गोले या चालक गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये हम गाउस के नियम में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो यहां पर भी मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया। फिर देखो पृष्ठ के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो के क्यू बट्टे में कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। अंदर कितनी रहेगी, 0। तो ये है पृष्ठ पर, ये बाहर और ये अंदर। चालक गोला है तो ऐसा ही होगा। अब देखिए इस गोले के ऊपर उपस्थित जो आवेश है वो है Q, और Q है तो यहां से हम आवेश चालक गोले के सदैव पृष्ठ के ऊपर ही रहेगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसको हम सिग्मा से पुट करते हैं। किससे पुट करते हैं, सिग्मा से। आवेश बट्टे में आएगा क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए जो फॉर्मूले हैं वो सिग्मा के टर्म्स में किस प्रकार से हो जाएंगे। के की वैल्यू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देता हूं, क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर पुट कर देता हूं। देन यहां से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बट्टे में स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। ये एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी अब की बार स्मॉल आर, वहां पर तो स्मॉल आर था नीचे, यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों कट जाएंगे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। यहां पर 0 पढ़ाई है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू आप ये रख दीजिए, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देन यहां फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। क्लियर। ये तो था समावेशित चालक गोला, समावेशित चालक गोला, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी। ग्राफ एक तरफ हम ले रहे हैं ई, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं स्मॉल आर। तो देखिए जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, हम केंद्र से चलें इसके पृष्ठ तक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी 0। जैसे इसके पृष्ठ से बाहर निकलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऐसा ग्राफ आएगा यहां से लेकर इस तरीके से। क्लियर। अब मैं यहां पर चालक गोले के स्थान पर क्या ले लेता हूं, कुचालक गोला। और देखिए विद्यार्थियों, कुचालक गोला जब आप लेकर चलेंगे तो आवेश उसके अंदर भी एक समान रूप से वितरित रहेगा, अंदर भी आवेश मौजूद रहेगा, एक समान रूप से उसमें वितरण रहेगा। यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व के स्थान पर आयतन आवेश घनत्व आएगा। चलिए पहले तो इसी का निपटारा कर लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को हम रो से लिखते हैं, इसमें आवेश बट्टे में आयतन आएगा, आवेश बट्टे में आयतन। तो क्यू के स्थान पर हम रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर देंगे। क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इस गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है। तो देखो बाहर तो चालक गोले के समान ही रहेगी, यहां तक तो के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, पृष्ठ के ऊपर भी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन अंदर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी, के क्यू स्मॉल आर बट्टे में कैपिटल आर क्यूब ये आएगा। तो यहां पर अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आर के समानुपाती होती है, आर के समानुपाती होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखो इस फॉर्मूले को हम दूसरे रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। के की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के स्थान पर हम रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे में स्मॉल आर क्यूब। क्या आया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, रो आर क्यूब, रो आ गया, आर क्यूब आ गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से यही आया,
आप भी देख लीजिए, ठीक है। फिर यहां पर तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर, तो आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, रो इंटू कैपिटल आर बट्टे में 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, रो इंटू कैपिटल आर बट्टे में 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर बट्टे में कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, रो इंटू स्मॉल आर, रो इंटू स्मॉल आर बचा, ये 3 एप्सिलॉन नॉट बचा। देखो देखे यहां से भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के समानुपाती होती है। इस स्थिति में यदि मैं ग्राफ की बात करूं तो अंदर बाहर और पृष्ठ पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम ही रहती है, लेकिन अंदर वाली बदल जाती है। अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होगी, ई और आर दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो जैसे ही हम यहां से यहां पर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समानुपातिक रूप से बढ़ेगी, जैसे ही पृष्ठ पर पहुंचेंगे अधिकतम हो जाएगी, फिर यहां से दूर चलेंगे तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। इस तरीके से डिक्रीज होती चली जाएगी, अनंत पर शून्य हो जाएगी। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब हम यहां पर लेकर चलेंगे समावेशित चादर, समावेशित परत, और उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर देखेंगे। चलिए क्या होगी, एक बार इन सबको यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर हम ले लेते हैं समावेशित कुचालक परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले देखिए समावेशित कुचालक परत, कुचालक परत ले लीजिए, इसके स्थान पर चादर वर्ड भी आ सकता है। देखिए आपके पास में इस तरीके से एक चादर है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां से देखिए एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यदि आप ग्राफ खींचें तो दूरी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये हमारे पास में एक समावेशित चादर है, परत है, और उसके कारण से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि दूरी पर डिपेंड नहीं करती। ये क्लियर हो जाना चाहिए। चादर कैसी है, कुचालक। यदि हमारे पास में यहां पर ये चालक परत होती, समावेशित चालक परत के कारण, चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता। देखिए समावेशित जो चादर होती है उसको भी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने मोटा करके ऐसे दिखाया है। उसमें रीजन यह है कि इसके इस पृष्ठ के ऊपर आवेश है और दूसरे वाले पृष्ठ के ऊपर भी आवेश है, लेकिन अंदर आवेश नहीं है। इधर दोनों पृष्ठों पर आवेश हैं लेकिन अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं है। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं कि ये हमारे पास में परत है। परत कैसे है, ये परत तो ऐसे रखी हुई है, इसके इस पृष्ठ के ऊपर मैंने आवेश दिखाया है और इसके इस पृष्ठ के ऊपर आवेश दिखाया, क्योंकि अंदर आवेश नहीं होता। ये चादर कैसे रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है, ऐसे इस बोर्ड के तल के लंबवत है। ये इसकी मोटाई है। ये क्या है, मोटाई है। समझने के हिसाब से हमने दिखाई है। अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0, लेकिन
यहां पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाती है। कुछ चालक परत में तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और चालक परत में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर? देखिए एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, कुछ स्थितियां यहां पर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास में दो कुछ चालक परतें हैं। इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो है सिग्मा ए, इसका सिग्मा बी। तो इनके बीचों बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? इसकी वजह से तो सिग्मा ए बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। और जैसे मान लीजिए सिग्मा ए बड़ा है, सिग्मा बी छोटा है, तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इनके मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और दोनों का ही पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। मैं यहां पर बात कर लेता हूं संधारित्र। देखिए संधारित्र में क्या होता है, एक्चुअल में एक चालक परत इधर होती है, एक चालक परत इधर होती है, लेकिन चालक परत के ऊपर दोनों तरफ आवेश होता है। लेकिन संधारित्र में है तो चालक, ये चालक प्लेट है, ये भी एक चालक प्लेट है, लेकिन संधारित्र में क्या होता है, आवेश इसके अंदरूनी पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान होता है और इसके भी अंदरूनी पृष्ठ के ऊपर ही आवेश विद्यमान होता है। यहां पर आवेश विद्यमान नहीं है, इधर वही आवेश विद्यमान नहीं है। इस आवेश की वजह से तो ये तो एक कुचालक परत की भांति काम कर रहा है। इसका आवेश घनत्व सिग्मा, इसका भी आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से कितना होगा, वो भी इधर ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। धनावेशित परत की वजह से दूर की ओर, ऋणावेशित परत के कारण से पास की ओर, वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो कईयों के माइंड में आता है भाई चालक परत है तो आपने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया? क्यों इसलिए लिया, क्यों चालक तो है लेकिन आवेश दोनों पृष्ठों पर न होकर अंदरूनी पृष्ठ के ऊपर ही होता है, एक पृष्ठ पर ही होता है। तत्पश्चात सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेकर चलेंगे, टोटल कर देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। क्लियर? संधारित्र के बाहर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, इधर भी 0, अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये 0 क्यों हो जाएगी, इसकी वजह से इधर होगी, इसकी वजह से पास की ओर होगी, दोनों कट जाएगी, यहां पर भी डायरेक्शन अपोजिट होगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो विद्यार्थियों ये थी विभिन्न स्थितियां जिसमें हमने अलग अलग तरीके से आवेश वितरण देखे और उन स्थितियों में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती ये हमने देखा। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं। चलिए मैं एक बार इन सबको यहां से हटाता हूं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक एक करके कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू को स्मॉल आर त्रिज्या वाले एक वर्त में कैपिटल क्यू आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन को समझें कि हमारे पास में एक कैपिटल क्यू आवेश है और एक स्मॉल क्यू आवेश को इसके चारों ओर घुमा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे W इज इक्वल टू होता है F इंटू अक्ष। तो इसको दिए गए विस्थापन और बल ऐसे होगा या ऐसे होगा, दोनों के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। और यहां से इसको हम लिख सकते हैं Fs cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो कार्य कितना होगा 0 होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है क्योंकि बल और विस्थापन के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री होगा, तत्पश्चात कार्य कितना होगा 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि दो समान आवेश कैपिटल क्यू परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर एक स्मॉल क्यू आवेश रखा गया। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा जब क्यू का मान क्या हो। ये यहां पर कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है और स्मॉल क्यू का मान आप कितना लें कि आवेशों का जो निकाय है वो संतुलन की स्थिति में रहे। यदि इन दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस हम r लें तो ये वाली डिस्टेंस r/2
ये वाली डिस्टेंस भी r/2। क्लियर? देखें, तो हम कोई सा भी एक आवेश लेकर चलेंगे, इस आवेश पर लगने वाला कुल बल 0 होगा या इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इस आवेश की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो निकाय है वो संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो इस आवेश की वजह से इस बिंदु को नाम दे दूं मैं A, इसको नाम दे दूं B पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो देखिए एक तो इसकी वजह से, तो क्या होगा K कैपिटल Q, यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग तो r², फिर प्लस में इसकी वजह से यहां पर K Q, यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग तो r/2 का स्क्वायर, और इन दोनों का जो योग है वो 0 हो जाएगा। क्लियर?